जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम टॉप 10 प्रश्नों का एनालिसिस आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को शामिल करते हैं। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए होने वाला है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आप लोगों के सामने है, जो कि इसमें हमने 10 प्रश्नों को शामिल किए हैं। इन 10 प्रश्नों में जीके से संबंधित सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है। और इन 10 प्रश्नों के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं, उन पॉइंटों को भी बताया जाएगा। और जितने भी ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका एग्जाम भी यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? जी हाँ दोस्तों, जो राजकोषीय नीति होती है, वह कौन सी संस्था तैयार करती है? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय जो है वो राजकोषीय नीति को तैयार करता है। आपको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद कर लेना है कि जो मौद्रिक नीति, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन राजकोषीय नीति जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। ये आप लोगों को याद करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने, भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ के बारे में आप लोगों से मालूम किया गया है। आपके ऑप्शन है सन 1912, 1932, 1956 या फिर 1920। तो अखिल भारतीय जो टेनिस संघ है, इसकी स्थापना सन 1920 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ के हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अनिल जैन जी है। ये आप लोगों को याद कर लेना है। अगर हम बात करते हैं टेनिस से संबंधित, तो टेबल टेनिस जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आप लोगों को याद रख लेना है। जो टेबल टेनिस गेम है, ये कब स्टार्ट किया गया था? 1926 में। बैडमिंटन की अगर बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर जो है 1934 में है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। हॉकी की अगर हम बात करते हैं, हॉकी हॉकी का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और 1925 में इसकी स्थापना हुई। और फुटबॉल का भी यहाँ पर नई दिल्ली में आप कह सकते हैं, और 1937 में इसकी स्थापना या शुरुआत हुई थी। ये आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का हिस्सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, जो एक ब्रिक्स ग्रुप है, इस ग्रुप का हिस्सा कौन सा देश नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान जो है वो ब्रिक्स देशों का समूह नहीं है। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स देशों की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बी से हो जाएगा यहाँ पर ब्राज़ील, आर से यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा इंडिया जो भारत है, सी से हो जाएगा यहाँ पर चाइना चीन जिसको हम कहते हैं, और एस से हो जाएगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका। दोस्तों, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, पहले इसका नाम सिर्फ ब्रिक था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, और साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ, सन 2010 में यह शामिल हुआ। लेकिन आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिक्स का गठन कब हुआ। तो ब्रिक्स का गठन दोस्तों, ब्रिक्स की जो स्थापना हुई वो सन 2009 में हुई थी, और सन 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था। अगर हम बात करते हैं इसके 14वें सम्मेलन की, कि इसका 14वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो चीन में हुआ, जो कि 2022 में हुआ था। और 15वां जो सम्मेलन है वो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है 2023 के अंदर। ब्रिक्स देशों के अगर बैंक की बात करते हैं, तो ब्रिक्स देशों ने एक बैंक बनाया है जिसको हम एनडीबी के नाम से जानते हैं। एनडीबी का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना सन 2014 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई में चीन में स्थित है। ये आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत के सबसे बड़े साहित्य पुरस्कारों में से एक है, इसकी शुरुआत कब की गई? आपके ऑप्शन है 1972, 1961, 1956 या फिर 1957। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो सन 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जब शुरुआत हुई तो पहली बार किसको दिए गए, तो पहली बार सन 1965 में दिए गए जी शंकर कुरूप, या जिसको हम जीएस कुरूप भी कह सकते हैं। ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसमें जो पुरस्कार की राशि दी जाती है वह 11 लाख रुपए दी जाती है। अगर उर्दू की बात करते हैं, तो उर्दू में सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को मिला, जो कि 1969 में मिला था। अगर हम बात करते हैं हिंदी में,
जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सबसे पहले किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला, जो कि 1968 में मिला था। अगर हम पहली महिला की बात करते हैं तो पहली महिला जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको मिला तो उसका नाम था आशा पूर्णा देवी, 1976 में इसको मिला बांग्ला भाषा के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं पहली ऐसी कौन सी महिला है जिसको हिंदी भाषा के लिए मिला, तो हिंदी भाषा के लिए महादेवी वर्मा है, सन 1982 में इनको मिला है और यामा रचना पर मिला है। ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के सामने, चोल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? जी हाँ दोस्तों, चोल वंश के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो आप लोगों को बताना है कि इस चोल वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी। आपके ऑप्शन है विजयालय चोल, आदित्य फर्स्ट, राजराज चोल या फिर राजेंद्र चोल। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयालय चोल ने चोल वंश की स्थापना की थी। अगर हम बात करते हैं इसकी राजधानी, तो इनकी राजधानी तंजावुर या जिसको हम तंजौर के नाम से जानते हैं, तमिलनाडु में वर्तमान में स्थित है, यहाँ पर इसकी राजधानी थी। अगर हम बात करते हैं राजराज चोल की, तो राजराज चोल यहाँ का सबसे प्रतापी शासक था और राजेंद्र चोल जो थर्ड था ना, जो राजेंद्र चोल थर्ड था वह इस यहाँ का चोल वंश का अंतिम शासक आप लोगों को याद रख लेना है। अंतिम शासक कौन था? यहाँ पर राजेंद्र चोल थर्ड था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आश्रम बनाए थे, उन आश्रमों में से कौन सा ऐसा आश्रम है जो कि महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम, टोलिस्टॉय टोलिस्टॉय आश्रम या फिर सेवाग्राम आश्रम या फिर आनंद वन। तो दोस्तों यहाँ पर साबरमती आश्रम भी गांधी जी से संबंधित है, टोलिस्टॉय भी, सेवाग्राम भी, लेकिन आनंद वन जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद वन। आनंद वन की अगर बात करते हैं तो 1949 से 1951 तक यह बनाया गया और बाबा आमटे के द्वारा इसको बनाया गया था, ये आप लोगों को याद रख लेना है। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी सन 1893 में अफ्रीका गए थे, लेकिन 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए। और 9 जनवरी को आपको यहाँ पर एक बात याद रख लेनी है, 9 जनवरी को हम भारत में प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आश्रमों के संबंधी, जैसे गांधी जी ने आश्रम बनाया था फिनिक्स आश्रम, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बनाया था सन 1904 में। दूसरा यहाँ पर है टोलिस्टॉय फॉर्म, जो कि हमने अपने ऑप्शन में पढ़ा है। टोलिस्टॉय फॉर्म या टोलिस्टॉय आश्रम जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने बनाया था सन 1910 के अंदर। और साबरमती आश्रम इंडिया में बनाया सन 1917 में, और कोचरब आश्रम 1915 में। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र में सन 1936 में इन्होंने बनाया था। ये इनके बनाए हुए आश्रम थे, बार बार आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को याद कर लेना है। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, वैसे तो संसद 3 सदनों में बटा हुआ है या 3 अंग है इसके, लेकिन सदन कितने हैं? 2 हैं, एक राज्यसभा है एक लोकसभा है। तो इनमें इन दोनों के जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के सभापति। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह संसद के दोनों संयुक्त जो बैठक होगी दोनों सदनों की, उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त बैठक के संबंधित, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इसको संयुक्त बैठक को बताया गया है। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया है वो भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या चीज़ें ली गई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और यहाँ पर जो प्रस्तावना की भाषा है यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने है, कौन सा निकाय नए राज्य बना सकता है और मौजूदा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा निकाय है जो भारत के अंदर नए राज्यों को भी बना सकता है और जो मौजूदा जो राज्य हैं, वर्तमान में जो राज्य हैं, इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, इनकी सीमाओं का बंटवारा कर सकता है? तो आपके ऑप्शन है संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद जो है नए निकाय बना सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के संविधान के शुरू के जो आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 1 में यह लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पर और अनुच्छेद नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के जो बाहर के राज्य हैं इनका विलय किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के जो बाहर से राज्यों का विलय किस प्रकार से किया जाएगा, ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत लिखा गया है और विलय किया भी गया है। हमारे भारत में सिक्किम जो है, सिक्किम का विलय किया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको हमने पूर्ण राज्य बना लिया गया। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 3 में लिखा है, भारत के अंदर नए राज्यों का गठन
नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन कौन करेगी? संसद करेगी। ये आप लोगों के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के संविधान में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3 के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10 आप लोगों के सामने, जो कि इस क्लास का आपका अंतिम प्रश्न होगा। हिंद महासागर विश्व का महासागर है। जी हाँ दोस्तों, जो हिंद महासागर है वह विश्व का कौन सा महासागर है? आपके ऑप्शन है सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा। तो दोस्तों अगर हिंद महासागर की बात करते हैं तो यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है विश्व का। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में, तो आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है। आप यहाँ पर एक सीरीज बनाई है पैसा। जी हाँ दोस्तों, पैसा से आपको एक ट्रिक याद रहती है। जैसे पी से हो जाएगा यहाँ पर पैसिफिक, जिसको हम प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। यह है सबसे बड़ा, यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना है सबसे बड़ा जो महासागर है वह प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर प्रशांत महासागर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर ए से हो जाएगा अटलांटिक, यहाँ पर आई से हो जाएगा हिंदी या इंडिया। आप लोगों से याद रख लेना है कि हिंद महासागर, और यहाँ पर है साउथ या दक्षिण अटलांटिका, आप लोगों को याद कर लेना है। और ए से हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। ये सब जो हैं आकार के हिसाब से आप लोगों को ट्रिक बना के दी है मैंने पैसा, या जिसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, नंबर 2 पर हो जाएगा अटलांटिक, नंबर 3 पर हो जाएगा हिंद महासागर, नंबर 4 पर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक और नंबर 5 पर हो जाएगा आर्कटिक। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताया है। तो हिंद महासागर जो वो कौन से स्थान पर आया था? वो तीसरे स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही हो पाए हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।